देख रहे हैं अनहोनी, तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। वो यूपी के गाजीपुर जिले का नई बस्ती गांव था, जिसके दक्षिण दिशा में एक कोट यानी टीला था, जहां एक कुआं और एक विशाल काय पीपल का पेड़ था। अक्सर दूर दराज से मुर्दों को लेकर आने वाले रात में यहीं ठहरते थे। शायद इसी वजह से यहाँ के लोगों ने इसका नाम मुर्दा सराय रख दिया होगा। सराय का मतलब होता है छावनी, ठहराव। खैर, ये तो हुई इस जगह की बात। वो पूस मास की अमावस की काली रात थी। वो 8-10 आदमी थे, जिसमें 4 व्यक्तियों ने कंधे पर वो मुर्दा था। बाकी 6 लोग राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है करते चले आ रहे थे। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी बोला, अरे बिरगू, सुन रहे हो? हाँ चाचा, बिरगू बोला। भैया, अभी गंगा माई तो यहाँ से 4 कोस दूर है, और इस कालिक जैसी अंधियारी रात में तो कुछ सूझ ही नहीं रहा। ऐसा करो, मुर्दा सराय में ही मुर्दा उतार दो, खाने पीने का बंदोबस्त करो, पीसन आलू और लिट्टी चोखा लगा दो। सुबह 4 बजे जब सुखवा उगेगा तो देखा जाएगा। शुकवा सुबह के तारे का देहाती नाम। अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा, वो तो हो जाएगा बचई काका। उतारो रे, मुर्दे को उतारो और डिबरी जलाकर मुर्दे के पैथाने रख दो। रंजीत बोला। उपले पर आग पर लिट्टी और भीतर आलू डाल दी गई। सभी हाथ मुंह धोए। तब लिट्टी चोखा बिरगू तैयार कर दिया। सबको कागज के टुकड़े पर लिट्टी चोखा परोसा गया। सब खाए पिए और कहानी किस्से में कुछ रात बीती और फिर चुप हुआ। फिर दूसरा व्यक्ति, फिर सभी को नींद ने अपने आगोश में ले लिया। फिर आधी रात के सन्नाटे में मुर्दा सराय कोट भयावह रूप ले चुकी थी। मुर्दे ढोने वाले खुद सोते हुए मुर्दे की तरह लग रहे थे। केवल वो जलता हुआ दीपक था जो सीना ताने लहरा रहा था। विशाल काय पीपल के पेड़ के पत्ते एकाएक जोर जोर से खड़के, जैसे पत्तों में कुछ छिपी हुई भारू वस्तु सरकी हो, और उस अंधेरे में पीले रंग की चमकती कोई चीज आगे बढ़ी और मुर्दे में समा गई। पर ये क्या? मुर्दे का हाथ कफन हटाता बाहर आ गया। बड़ा ही डरावना नजारा था। वो हाथ बहुत ही अजीब तरीके से रूप लेता हुआ जलते दिए को बुझाने की कोशिश करने लगा था, मगर दीपक के पास जाते जाते न जाने क्यों वो हाथ पीछे हट जाता है। ये चूही बिल्ली का खेल चलता रहा, मगर सफलता नहीं मिली। तब तक शुकवा उग चुका था। अब सब कुछ शांत था। बचई काका सबसे पहले जगे और बोले, अरे ससुर लोग, इतना बेफिक्र होकर सो रहे हो? मुर्दा लेकर चलो, भोर हो गई है। सभी हड़बड़ा कर उठे और मुर्दा कंधे पर उठाए चल दिए। बापू, कल ही तो मुर्दा लेकर आप सब गए थे और आज लौट रहे हो, क्यों इतना समय लग गया? चंपा बोली। चंपा, तू जितनी खूबसूरत है उससे कई ज़्यादा चंचल। अरे बिटिया, हम बेबस थे रात होने की वजह से, इसलिए मुर्दा सराय वाली कोट पर रुक गए। बचई काका ने कहा। ये मुर्दा सराय वाली कोट क्या है बापू? चंपा ने कहा। बेटी, हमारे इस देहात का एक रूल है, मुर्दा किसी के गांव से होकर नहीं जाते हैं, इसलिए बाहर ही एक जगह सबने चुनी जहां मुर्दे रखकर लोग आराम कर सकें। उसी को लोग मुर्दा सराय कहने लगे। तभी भिरगू आया और बोला, चचा चचा, अरे सुनते हो? हाँ बिरगू बोल, क्या बात है? बचई काका बोले, अरे चचा, सूरज की तबीयत अचानक खराब है, लगता नहीं कि बचेगा। तभी भिरगू ने कहा, क्या हुआ उसे? वो तो ठीक ही था, कल ही तो हमारे साथ विदेशी शाह की मैयत पर आ गया था। हम सब उनकी संतुष्टि कर गई तो आज ही तो लौटे हैं। हड़बड़ाते हुए बचई काका बोले, हाँ चाचा, पर उसकी तबीयत ज़्यादा खराब है, भिरगू बोला। और दोनों चल पड़े सूरज के घर की तरफ, और उसके दरवाजे पर लगी भीड़ को देखकर दिल थक उठा। बचई काका और भिरगू के मन में अनहोनी के भाव उपजने लगे। वही हुआ जो मन कह रहा था। सूरज चल बसा था। उसकी माँ जार बेजार यही कहते रो रही थी कि उसका बेटा मर गया।
सारे गांव में शोक की लहर थी। सूरज को कफन पर लिटाया गया और हरे बांस की टिकटी पर लिटाया गया। फिर रस्सियों से बांधकर सभी उसकी लाश उठाए राम नाम सत्य है करके चल पड़े गंगा जी की ओर। आज पहले दिन का चांद दिखाई नहीं दिया था। आज भी घुप अंधेरा था। राम नाम सत्य है का नाम लेते हुए सब आगे बढ़े जा रहे थे। फिर वही जगह, फिर वही अंधेरा और खामोश मुर्दा सराय का टीला। बिरगू बेटा, सब मान जात है, पेट नहीं मानत है, कुछ खाने पीने का बनाओ। संधेरा भी हो गया है, अब लाश को यहीं मुर्दा सराय के टीले पर उतार दो। सबने मुर्दे को वहीं कंधे पर उतार दिया और ढिबरी जला दी गई। लिट्टी आलू के उपले पर सींचने के लिए लगी। तब तक सभी कुएं के पास पानी खींचकर हाथ मुंह धोएं और खाना परोसा गया। वही कागज का टुकड़ा जिस पर परोसी गई लिट्टी चोखा सबने खाया पिया और कहानी किस्से में समय बिताने लगे। और धीरे धीरे फिर नींद ने सबको अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया। झरकती हवा सबको सुला गई। आधी रात का सन्नाटा मुर्दा सराय वाले विशालकाय पीपल के पेड़ के भीतर से एक अजीब हरकत और पत्तों के झुरमुट्स के बाहर को आती एक तार के समान चमचमाती वस्तु जो आगे बढ़ती है और मुर्दे में दाखिल होती है और सूरज का निर्जीव लाश में हरकत आ जाती है। तभी कफन को हटाते खौफनाक दो हाथ उभरते हैं जो बहुत ही अजीब तरीके से जलते हुए दिए की तरफ बढ़ते हैं। तभी रंजीत की आंख खुलती है। वो देखता है कि एक भयानक लंबा हाथ दिया बुझाने की कोशिश कर रहा है। वो चीखता है मगर बकरी के मिमियाने जैसा। वो अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाकर चीखता है, फिर भी कोई नहीं जागता न सुनता। और अब सूरज की लाश बांस की टिकटी पर लिए ही खड़ी हो जाती है। मुर्दा सराय की धरती में भूचाल आ जाता है। लाश पीपल के पेड़ की तरफ पड़ती है। तभी बचाई काका की नींद खुलती है। वो देखते हैं रंजीत कुछ कहना चाह रहा है मगर कह नहीं पा रहा। वो उसे झंझोड़ते हुए कहते हैं, रंजीत क्या हुआ बिटवा? काका काका उधर उधर लाश। डरा डरा से रंजीत बोलता है। बचाई काका सब समझ जाते हैं। तो ये माजरा है ससुरा। ये उठो रे, लाठी उठाओ। बचाई काका दहाड़ उठे। सबने अपनी अपनी लाठी उठाई और तैयार हुए। रंजीत तुम डुबरी लो और बिरगू बेटा तुम सब पूरी ताकत से लाठी मारो सूरज की टिकटी वाली लाश पे ताकि वो गिर पड़े। बचाई काका बोले, जी चाचा हम तैयार हैं। सभी एक साथ बोले, मारो। बचाई काका बोले और बचाई काका का आदेश मिलते ही सबने लाठियां बरसाई और एक भयानक चीख के साथ वही तार जैसी चमकती वस्तु सूरज के टिकटी वाले लाश से बाहर निकली और मुर्दा सराय के उस टीले वाले पीपल के झुरमुट में गुम हो गई। वो चमकती सी चीज क्या थी? भिरगू ने पूछा। बेटा इस मुर्दा सराय के टीले की कोई बदरू, इसी ने सूरज को मार डाला। विदेशी शाह वाली मैयत के दिन हम यहीं ठहरे थे और देखा ना कैसे सूरज का क्या हुआ। ये साला जगह ही मनहूस है, निकलो यहाँ से। और सभी मुर्दे को कंधे पर लिए चल दिए शमशान की तरफ। तो दोस्तों ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। दोस्तों ये बात बहुत पुरानी है। कहते हैं कि एक गांव में एक बहुत ही पुराना घर था। लोग कहते थे कि ऐसा लगता था कि उस घर के पास से कोई गुजर रहा हो। एक दिन की बात है, एक किसान हमेशा की तरह उस घर के पास से गुजरता था तो वह हमेशा उस आंखों को महसूस किया करता था। पर उस दिन जब रात में वो अपने घर के लिए जा रहा था तो उसकी नज़र उस गोल आकृति पर बनी खिड़की पर पड़ी। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई हाथ का पंजा बाहर आया हो और एक झटके से अंदर की तरफ चला गया। अंधेरे में तो ठीक से दिखाई नहीं दिया, पर जब उसने देखने के लिए उस जगह से थोड़ी दूर खड़ा हुआ तो वही हरकत दोबारा हुई और ऐसा लगा जैसे कोई हाथ निकालकर उस खिड़की के नीचे लगे पेड़ को हिलाया हो
और तुरंत अंदर की तरफ भागा। उस किसान ने इस बार उस हाथ को देखा था। वो पीले रंग का था, जैसे किसी जानवर का हो, और उसके हाथ पर कटे फटे निशान थे जिसमें खून के थक्के जमे हुए थे। इस बार तो उस किसान ने तय किया कि शायद कोई इंसान ही है जो इस तरह की हरकत करके सबको डराने का काम करता है, या फिर कोई पागल। देखा जाए, ये सोचकर वो आगे बढ़ा और खिड़की पर अपने दोनों हाथ रखा। उसके बाद अंदर देखने की कोशिश करने लगा। अंदर चारों तरफ अंधकार के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इतना अंधेरा कि आंख खोलकर भी ऐसा लगता कि आंखों की रोशनी चली गई हो। उसे कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, तो सोचा कि कल सुबह आकर इस मुद्दे को समझने की कोशिश करूंगा, और अपने सिर को बाहर की तरफ निकाल ही रहा था। उतने में नीचे से 2 हाथ आकर कसकर उसके गले को दबोचा। मुंह से चीख भी नहीं निकल पाई, इतनी मजबूती से गले का हर नस दबा हुआ था। बाहर हाथ पैर हिलने लगे और खुद को उस जगह से निकालने के लिए उन दोनों हाथों को अपने गले से आजाद कराने की कोशिश करने लगा। उस खिड़की की ऊंचाई काफी ऊपर थी, जिससे पैर जमीन से ज्यादा ऊपर थे। हवा में ही उसके पैर लहराते जा रहे थे। खुद को उन मजबूत हाथों की पकड़ से वो अलग नहीं कर पा रहा था। कुछ देर तक छटपटाता रहा, फिर धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं और वो जो कोई भी था, अदृश्य मानव या कोई अदृश्य शक्ति, उस किसान की लाश को अंदर खिड़की से खींच लिया। उसके बाद वो किसान कभी किसी को नहीं दिखा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।